नमस्कार दोस्तों, ओनली ईवीएस चैनल में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं अपना 5 मार्क्स का और 30 मार्क्स का टॉपिक्स। 30 मार्क्स हमारा यूपीटेट एचटेट और 5 मार्क्स हमारा लेखपाल और लोअर पीसीएस। स्पेलिंग गलत लिखी है, कोई बात नहीं। चलिए देखते हैं। देखते हैं पहले हमारा उदासीन। तो उदासीन ये दे रखा उदासीन मृदा, मतलब उदासीन पॉइंट हमारा क्या होता है? तो 7 हमारा उदासीन होता है। यदि हम इससे ऊपर की ओर चलेंगे, बढ़ेंगे 8, 9, 10, 11, 12, 14 तक, तो ये होगा हमारा क्षारीय। और हम अगर जो नीचे की ओर चलेंगे 0 तक, तो ये होगा हमारा अम्लीय। ठीक, अम्लीय मृदा। पहली बात, हम अगर जो हमारी मृदा ज़्यादा क्षारीय हो जाए तो उसमें मिलाने के लिए क्या मिलाते हैं? हम जिप्सम का प्रयोग करते हैं। उसको उदासीन करने के लिए हम जिप्सम का प्रयोग करते हैं। और यदि ज़्यादा अम्लीय हो जाए तो उसमें हम चूना मिलाते हैं, लाइम। ठीक, ये हमारा पॉइंट चल रहा है। और चाय की खेती के लिए, चाय की खेती के लिए किस प्रकार की मिट्टी उपयुक्त होती है? तो अम्लीय मिट्टी। चाय की खेती के लिए हमारा अम्लीय मिट्टी ज़्यादा पावरफुल है। और इसकी अम्लीयता को नापने के लिए हमारा जो स्केल यूज करते हैं, हम इसको पीएच स्केल बोलते हैं। कैसा? पीएच स्केल। ये हमारा 0 से लेकर 14 तक ये हमारा पीएच स्केल है। ठीक, अधिक वर्षा होने वाले क्षेत्रों में केरल में मिट्टी कैसी होती है? तो ये मिट्टी हमारी, जहाँ पर अत्यधिक वर्षा होगी वहाँ पर हमारी अम्लीय मिट्टी होती है। और उत्तर प्रदेश में लवणीय मृदा को कहते हैं तो रह कहते हैं, रह या ऊसर, रह या ऊसर बोलते हैं हम इसमें। ठीक, रह या ऊसर। और यहाँ देखिए, और हमारे पॉइंट देखिए, जो फसलों के लिए पोटेशियम की उपलब्धता किस मिट्टी में अधिक होती है? मतलब फसलों के लिए जो पोटेशियम होता है, पोटेशियम उसकी सबसे ज़्यादा अधिकता किस मिट्टी में होती है? तो वो मिट्टी होती है हमारी क्षारीय मिट्टी। तो ये जो मिट्टी होती है हमारी क्षारीय, इसमें हमारी क्या होती है? पोटेशियम की अधिकता होती है। कैल्शियम और मैग्नीशियम, किस तत्व की कमी से मिट्टी अम्लीय लगती है? तो ऐसा कौन सा तत्व है? तो कैल्शियम और हमारा मैग्नीशियम, ये ऐसे दो तत्व हैं जिनके कारण हमें मिट्टी कैसे लगती है? हमारी अम्लीय लगती है। तो बड़े ही इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं हमारे यूपीटेट, सीटेट, एचटेट और हमारे यूपी ट्रिपल एससी लेखपाल लोअर पीसीएस के लिए हमारे बेहतरीन क्वेश्चन। आइए चलिए देखते हैं, हम प्रैक्टिस करते हैं थोड़ी। मृदा अम्लीय क्षारीय मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो पीएच स्केल का। चाय की खेती के लिए किस प्रकार की मिट्टी उपयुक्त होती है? तो अम्लीय मिट्टी। अम्लीय मिट्टी को सुधारने के लिए क्या मिलाया जाता है? चूना। क्षारीय मिट्टी को सुधारने के लिए क्या उपयोग किया जाता है? तो जिप्सम। ठीक, और अत्यधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में जैसे केरल में किस मिट्टी, कौन सी मिट्टी होती है? तो अम्लीय। और पीएच मान जो उदासीनीकरण होता है उसका कितना होता है? 7। किस तत्व की कमी से मिट्टी अम्लीय होने लगती है? तो कैल्शियम और मैग्नीशियम। कैल्शियम और मैग्नीशियम, ये दो तत्व हमारे जिसके कारण हमारी मिट्टी जो होती है वो अम्लीय होने दिखाई देती है। मिट्टी में नाइट्रोजनीकरण स्थिरीकरण करने वाले बैक्टीरिया पीएच कितने पीएच पर सक्रिय हो जाते हैं? तो उदासीन, 7 पर। ठीक है, चलिए देखते हैं हम अपना अगला। यह है काली मिट्टी, एक विस्तृत परिचय काली मिट्टी का। तो ये किससे बनी होती है? हमारी बेसाल्ट चट्टानों से निकलती है। लावा निर्मित मिट्टी होती है। दक्कन का पठार हमारा एक काली मिट्टी से निर्मित है। महाराष्ट्र की बहा लेह बोसबेल मिट्टी, ये भी हमारी ब्लैक सॉइल है। ठीक है, ये निर्माण का प्रोसेस था। अब देखिए हमारा, सॉरी, अब देखिए भौतिक विशेषता है। गीली अवस्था, काली मिट्टी गीली अवस्था, मिट्टी ही सटीकरण और सत्यापन हेतु पानी भारी क्षमता, सर्वाधिक जल धारण करने की क्षमता होती है। सर्वाधिक क्या है? सर्वाधिक जल धारण करने की क्षमता होती है किसमें? ब्लैक सॉइल में। और सूखी अवस्था में सूखने पर गहरी दरारें और स्वतः जुताई वाली मिट्टी, मतलब दरारें पड़ जाती हैं इस टाइप से ब्लैक सॉइल में। रासायनिक संगठन और उसके उपयोग, कपास के आणविक नियमों और अश्व कंपनों, मतलब कपास के लिए बेहद ही मस्त। और ब्लैक सॉइल में हमारी किसकी अधिकता? तो ब्लैक सॉइल में हमारी कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम और फेरेनाइट, हाँ, इसकी हमारी अधिकता होती है। ठीक है, और हमारी कमी किसकी होती है? तो नाइट्रोजन, फास्फोरस और जैविक पदार्थ, मतलब हुमस। हुमस हुमस की हमारी इसमें कमी होती है। ठीक है, और रंग का कारण टेरिफेरस मैग्नेटाइट। ठीक, कपास की मिट्टी, रेगुर मिट्टी भी बोलते हैं इसको हम। चलिए देखते हैं, इसका थोड़ा रिवीजन करते हैं। और काली मिट्टी का निर्माण किन चट्टानों से हुआ? तो बेसाल्ट चट्टानों से हुआ। काली मिट्टी में सर्वाधिक विस्तार किस राज्य में है? तो महाराष्ट्र में। मिट्टी को किस नाम से जाना जाता है? तो रेगुर मिट्टी या कपास मिट्टी के नाम से जाना जाता है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काली मिट्टी को क्या कहते हैं? तो
चेरे चेरनोजेम। ठीक है, काली मिट्टी का रंग काला किसके कारण होता है? टेरी फेरस मैग्नेटाइट के कारण, टेरी फेरस टेटानिस फेरस के कारण। जल धारण करने की क्षमता सबसे अधिक किस मिट्टी में होती है? तो कौन सी? काली। किस मिट्टी में? किस मिट्टी की? श्वेत जुताई कहा जाता है तो काली मिट्टी। सूखने पर गहरी दरारें किस मिट्टी में? तो काली मिट्टी में। लावा निर्मित मिट्टी कौन सी होती है? और कौन से पठार हैं इससे निर्मित? तो दक्कन के पठार काली मिट्टी से निर्मित हैं। ठीक है, काली मिट्टी किसकी कमी पाई जाती है? नाइट्रोजन, फास्फोरस और जैविक पदार्थ की और ह्यूमस की। ठीक, चलिए देखते हैं हम अपना थर्ड टॉपिक, मरुस्थलीय मृदा और लवणीकरण का एक विस्तृत विस्तार समझ लीजिए। भारत में सर्वाधिक कहाँ पर पाई जाती है? तो राजस्थान मरुस्थल में। कौन सी मृदा? मरुस्थलीय मृदा या लवणीय मृदा हमारी। ठीक, आइए देखते हैं। पोषक तत्वों की भारी कमी होती है नाइट्रोजन की और ह्यूमस की। क्यों? ह्यूमस की क्यों होती है? हमने कल पढ़ा था। ह्यूमस इसमें कौन कौन सी चीजें? नमी होती है, और राजस्थान में हमें नमी की मात्रा कम देखने को मिलती है। पोषक तत्व अधिकता पाई जाती है तो फास्फेट और लवण की। और इन्हीं तत्वों के कारण जो अधिकता होती है, तो इसमें सबसे अच्छे अनाज कौन से होते हैं? तो मोटे अनाज, जैसे बाजरा और मोटे अनाज, ये सबसे अधिक होते हैं। तो मरुस्थलीय मृदा का प्रभाव सफेद नमक या सफेद लवण या नमक की परत जो होती है, ये हमारा पानी को ऊपर चढ़ाने का कार्य करती है। पानी को ऊपर चढ़ाने का क्या करती हैं? काम करती हैं। और किसी तत्व द्वारा यहाँ पर जल चढ़ता है? किसके द्वारा? नमक के कारण, नमक की परत के कारण। नमक क्या करती है? पानी को ऊपर से नीचे से ऊपर सोखती है। ठीक है, सिंचाई की सुविधा मिलने पर गेहूं और कपास यहाँ पर अत्यधिक किया जाता है। लवणीय मिट्टी में उगने वाले पौधे कौन से हैं? तो हेलोफाइटा वाले। ठीक, जैसा नागफनी वगैरह। लवणता बढ़ने का कारण, यहाँ पर लवणता जो बढ़ गई है उसका कारण क्या है? तो अत्यधिक वाष्पीकरण, दोषपूर्ण सिंचाई। अत्यधिक वाष्पीकरण होने के कारण यहाँ पर मिट्टी का जो जितना नर्म वो था, नर्म आदर थी हमारी, वो सब क्या हो गई? खत्म हो गई। मृदा में बालू का प्रतिशत कितना है? तो यहाँ 90 टू 95% बालू, और बाकी 5 टू 10%। चलिए देखते हैं हमारे इसके कुछ पॉइंट जो इसी से रिलेटेड हैं। मरुस्थलीय मृदा और लवणीकरण मृदा। भारत में मरुस्थलीय मिट्टी सर्वाधिक कहाँ पर पाई जाती है? राजस्थान के थार मरुस्थल में। मरुस्थल मिट्टी में किस पोषक तत्व की भारी कमी होती है? नाइट्रोजन और ह्यूमस की। ह्यूमस तो है ही, नाइट्रोजन भी अगर ना पता हो तो ह्यूमस। ठीक, इसमें इस मिट्टी में किस तत्व की अधिकता होती है? तो फास्फेट और लवण की। लवणता, लवणता तो पाई जाती है। ठीक, लवणता की ऐसी पात्र के कारण सतह पर क्या जमा हो जाता है? तो सफेद लवण या नमक। ठीक, राजस्थान में मिट्टी में कौन से अनाज अच्छे उगते हैं? तो बाजरा और मोटे अनाज। सिंचाई की सुविधा, यहाँ पर मिट्टी की किस उपजाऊ फसल उपज की जाती है? तो गेहूं और कपास, गंगानगर जैसे। मरुस्थलीय मिट्टी का रंग कैसा होता है? लाल से लेकर भूरे रंग तक। लवणीय मिट्टी में उगने वाले पौधे को क्या कहते हैं? हेलोफाइट्स कहते हैं। और एक एग्जाम्पल दें हम इसका तो कौन सा होगा? जैसे ना या केकट। ठीक, मिट्टी में लवणता बढ़ने पर मुख्य कारण क्या है? अत्यधिक वाष्पीकरण और दोषपूर्ण सिंचाई हमारा। ठीक है, और लगभग कितने प्रतिशत? 90 से 95% तक। चलिए अगला टॉपिक हम कवर कर लेते हैं। तो अगला टॉपिक होगा हमारा क्या? मृदा परिच्छेदिका या स्तर इसके। तो इस स्तर में थोड़ा सा जो इसका हमारा पहला स्तर है वो जैविक सड़े गले पदार्थों की अधिकता, ह्यूमस या परत ए बोलते हैं हम जिसको, गहरे रंग की। और ह्यूमस और काले रंग की जो हमारी परत है, ये हमारी परत ए। ठीक, अत्यधिक बाढ़ के कारण तो इसका ये थोड़ा सा प्रभाव जो हमारा क्या है वो बहने लग जाता है, जिसको हम किसान की मृत्यु तक भी कहते हैं, हमने पढ़ा था कल। ठीक, उपमृदा, इससे नीचे वाली जो वो होती है हमारी परत, उसको बोलते हैं हम उपमृदा। तो इसमें हमारी जो है जैविकता इसकी हमारी थोड़ी कम हो जाती है, और ह्यूमिनिटी भी इसकी, ह्यूमस एबिलिटी भी जो भी है वो भी इसकी कम हो जाती है। इसमें लवणता की मात्रा जो है हमारी वो बढ़ जाती है। पौधों की जड़ें कहाँ तक जाती हैं? तो हमारी जो परत है हमारी ए और बी वहाँ तक चली जाती है। सिर्फ गहरी जड़ें कहाँ तक पहुँच पाती हैं? तो बी तक चली जाती हैं लगभग लगभग हमारी। ठीक है, और जो परत सी है उसमें हमारे क्या मृदा बनने की प्रतिशत, मतलब हमारी लवणता इसमें जो चट्टानें हैं वो बढ़ जाती हैं। इसके हम क्वेश्चन देखते हैं ज़्यादातर। चलिए, मृदा प्रोफाइल। ठीक, मिट्टी को सबसे निचली परत जो चट्टानें होती हैं उसे क्या कहते हैं? तो आर बेड रॉक बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं बेड रॉक। ठीक, सी परत किन दो परतों से के बीच स्थित होती है? तो बी और आर परत, मूल चट्टानों के बीच। मतलब परत बी और मूल चट्टानें जो होती हैं उनके बीच हमारी परत सी होती है। मिट्टी बनने की प्रक्रिया कहाँ से शुरू होती है? तो परत सी के अपक्षेप। परत सी जब टूटने लगती है तो उसको हमारी मूल चट्टानों के अक्षय से, जो मूल चट्टानें हमारी उसके अक्षय से
जैसे हमारी क्या होती है, मिट्टी बनने की प्रक्रिया शुरू होती है। पौधों की जड़ें सामान्यतः किस परत तक पहुंच जाती है, तो ए और बी तक। परत सी में जैविक पदार्थों की मात्रा कितनी होती है, नगण्य। परत सी में हमारी कितनी होती है, नगण्य होती है। मृदा स्तर के ऊर्ध्वाधर काट को क्या कहते हैं, मृदा परिकेंद्रीय, सोयल प्रोफाइल। ठीक। अक अपक्षयी चट्टानें टूटकर मुख्य रूप से कहाँ जाती है, तो परत सी में जाती है। अक्षयी मतलब जो उनसे पत्थरों वाली परत होती है हमारी। स्तर ए और बी को मिलाकर सामूहिक रूप से क्या कहा जाता है, तो सोलैम। सोलैम बोलते हैं इसको, सोलैम। ठीक। इसको बोलते हैं हम सोलैम। मिट्टी को की परिपक्वता किस प्रकार का विकास करती है, तो परत बी का। चलिए देखते हैं हम अपना अगला पॉइंट, मृदा क्षरण और समोच्च जुताई। मृदा क्षरण और समोच्च क्या है, जुताई। ठीक। जैसे हमारे पहाड़ी इलाके हैं तो उसमें हमारा क्या कहते हैं इसको, ढालू वाली भूमि या समोच्च जुताई बोलते हैं। ठीक है। पश्चिमी राजस्थान में मृदा अपरदन रोकना, या इसमें कैसे रोकते हैं, तो हम वृक्षारोपण कर लेते हैं हम, रक्षक। ठीक है। और पहाड़ी ढलानों पर कृषि सोपान कैसे होते हैं, तो सीढ़ीदार होते हैं हमारे। और रक्षक मेखला, ये क्या है हमारा, रक्षक मेखला सेल्ट वेल्ट का उद्देश्य पवनों की गति को धीमा करना। सेट वेल्ट से, सॉरी सेल्टर वेल्ट जो है हमारी, उससे क्या है, इस तरीके से हम उसमें लाइन वाइज हम क्या लगा देते हैं, पेड़ लगा देते हैं, जिससे हमारी क्या है, हवा की जो गति है वो धीमी पड़ जाती है। वायु द्वारा मिट्टी का कटाव, अपर्दन, वायु हवा का कटाव, इससे क्या है हमारा, ये थोड़ी जो ढालदार होती है, इससे हम इसको रोक सकते हैं। केंद्रीय मृदा का शरण बोर्ड स्थापना 1953 में हुआ। फसलों को बदल बदल कर बोना फसल चक्रण कहलाता है। ठीक। और ये मेल्टिंग होती है हमारी, मेल्टिंग। मेल्टिंग में क्या होता है हमारा, किसी भी मतलब जो हमारे मिट्टी है उसकी जो परत ए है, मतलब ऊपरी परत, उसमें क्या है, घास फूस से दबाकर उसको रख दिया जाता है, जिससे क्या है, वहाँ की नमी, ह्यूमस एबिलिटी उसकी हमारी बनी रहे। जल द्वारा गली इरोजन। गली इरोजन मतलब जो जल होता है उसके बहाव से हमारा क्या है, कुछ दरारें पड़ जाती हैं जो परत ए का क्षरण करता है। उसमें क्या है, परत ए जो जमाव वाली होती है हमारी, फसलदायक होती है, वो क्या होती है, बह जाती है। तो इससे बहुत नुकसान होता है। पट्टीदार खेत मिट्टी के बहाव को और हवा के वेग को कम कर देता है, ये बहुत अच्छा है। चलिए देखते हैं इसके कुछ वन लाइनर पॉइंट्स। मृदा क्षरण और समोच्च, मृदा क्षरण और समोच्च जुताई वाली भूमि या लोहे की मेड़ या अड़ाई जुताई को क्या कहते हैं, समोच्च जुताई। पश्चिमी राजस्थान में मृदा अपरदन को रोकने के लिए वृक्षारोपण करते हैं। पहाड़ी ढलानों पर खेती कौन सी विधि द्वारा अपनाई जाती है, तो सोपान या सीढ़ीदार खेती। रक्षक मेखला का मुख्य उद्देश्य पवन की गति को क्या करना, कम करना। वायु द्वारा मिट्टी के कटाव को क्या कहा जाता है, तो वातानुपर्दन, विंड एरोजन। भारत में कृषि मृदा संरक्षण बोर्ड की स्थापना 1953 में हुई। मिट्टी की उर्वरता को बनाए रखने के लिए बदल बदल कर क्या क्या बोना चाहिए, क्या कहते हैं, फसल चक्रण कहते हैं। वह कौन सी प्रक्रिया है जिसमें मिट्टी घास पुलाव से ढका जाता है, तो मेल्चिंग बोलते हैं इसको। ठीक, समझ में आ गया ना। चलिए 2 पॉइंट और देख लेते हैं हमारे। जल द्वारा होने वाली गली इरोजन से सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र कौन सा है, तो चंबल बेसिन। पट्टीदार खेती का क्या लाभ है, यह मिट्टी के बहाव और हवा के वेग को क्या कर देती है, रोक देती है। तो भाई लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना नहीं भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।